हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में वीडियो बनाने की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम कुछ पाश्चात्य विचारधाराएं जो फिलॉसफी की हैं, दार्शनिक विचारधाराएं और जिन्होंने शिक्षा को हर पग पर प्रभावित किया है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली वेस्टर्न विचारधारा यानी कि वेस्टर्न थॉट जिसको मैंने लिया है वो है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। क्या है आइडियलिज्म, किस तरीके से ये प्रभावित करती है शिक्षा को, हम इसको आज देखेंगे। तो देखिए बोर्ड पे मैंने लिख रखा है पाश्चात्य विचारधाराओं का शिक्षा में योगदान, इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न थॉट्स इन एजुकेशन। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लिखा है आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में ये समझ लीजिए, ये सबसे प्राचीन विचारधारा है, इसको माना जाता है। देखिए एक बात बताएं, हमारे हमारे भारत देश में तो जो आदर्शवाद है बहुत प्रमुख रहा है। यहाँ पे वेदों और उपनिषदों के काल से ही ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या करी जाती थी, लेकिन जो ऐतिहासिक प्रमाण इसके मिलते हैं वो पाश्चात्य देशों से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। आपने नाम सुना होगा सुकरात। सुकरात और उनका जो शिष्य था प्लेटो, सुकरात व उनके शिष्य प्लेटो से इसके जो है अभ्युदय के संकेत मिलते हैं। मतलब ऐतिहासिक विकास जो सुकरात था और उसका जो शिष्य प्लेटो था उसने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, ऐसा हमारे शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया जाता है और ऐसा ही है ना। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में कहीं पहले इसके प्रमाण मिलते हैं वेदों और उपनिषदों के काल से। लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न थिंकर्स ये मानते हैं, वेस्टर्न जो हिस्ट्री है उसमें ये माना जाता है कि इसका आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद का जो विकास हुआ वो सुकरात और उनके शिष्य प्लेटो से हुआ। फिर देखिए अभी लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस विचारधारा को लाने का श्रेय, भाई ये तो आइडियलिज्म का विकास तो इनसे हुआ सुकरात और प्लेटो से, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसको लाने का जो श्रेय है वो प्लेटो, कॉमेनियस, प्लेटो जो सुकरात का शिष्य था, कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी और फ्रॉबेल को जाता है। ये सभी विद्वान थे, फिलोसफर्स थे, शिक्षा शास्त्री थे। तो इनके द्वारा इस आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद को शिक्षा में लाया गया, शिक्षा में इसको अप्लाई किया गया, शिक्षा के कई सिद्धांतों में इसको अप्लाई किया गया। अब देखिए आगे देखते हैं, ये जो आइडियलिज्म जिसको हम आदर्शवाद, आदर्शवाद का जो इंग्लिश में मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म। मतलब आइडियलिज्म का हिंदी पर्याय जो है वो आदर्शवाद कहलाता है। आइडियलिज्म के बारे में समझ लीजिए कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आइडिया और एक होता है इज्म। आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद। मतलब आदर्शवाद को हम विचारवाद के नाम से भी जानते हैं। ये आइडिया और इज्म, आइडिया इज्म जो है विचारवाद है, ये एल जो वर्ड जोड़ा गया है ये सुंदरता, सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से इसमें जोड़ा गया है कि अच्छा लगे, तो इसीलिए इसको आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं। आइडिया का मतलब विचार होता है, इज्म का मतलब वाद होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो विचारवाद है, इसको आदर्शवाद क्यों कहते हैं? तो विचारों से ही जब विचार करेंगे तो फिर तो आदर्श पे आप पहुंचेंगे। तो इसका मतलब उसको आदर्शवाद कहना कोई ऐसी बात नहीं कि गलत है, विचारवाद को ही आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसमें इसको प्रत्ययवाद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रत्ययवाद और विचारवाद एक तरीके से समानार्थक है, इसलिए इसको प्रत्ययवाद यानी कि कॉन्सेप्चुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं, तो कॉन्सेप्चुअलिज्म के नाम से भी या प्रत्ययवाद के नाम से भी इस विचारवाद यानी कि आदर्शवाद को जाना जाता है। आगे देखते हैं, कुछ दो शिक्षा शास्त्री मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, उन्होंने आदर्शवाद की परिभाषा देने का प्रयास किया है। तो इसमें एक भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं DM दत्ता साहब, वो कहते हैं कि वह सिद्धांत, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। देखिए आदर्श का मतलब ही क्या है, ऊंचे विचार, अच्छे विचार, बहुत बड़े बड़े विचार। तो आदर्शवाद के लोग क्या मानते हैं कि ये आदर्शवाद एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जो अंतिम सत्ता को, जो अंतिम सत्ता है ना, भारतीय फिलॉसफी में भी अंतिम सत्ता की बात कही गई है, तो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जो है वो सर्वप्रमुख मानता है, ऐसा आइडियलिज्म देता है। मतलब ईश्वर को मानता है, कुछ है, कोई शक्ति है, उसको मानता है, उसी को अंतिम सत्ता मानता है।
एक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, रॉस। वो क्या कहते हैं, आदर्शवादी दर्शन के अनेक व विविध रूप पर है ना, आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं। आदर्शवाद हर एक के लिए आदर्श कुछ अलग अलग थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन पर आधारभूत तत्व क्या है, संसार का आवश्यक उपादान, जो आधारभूत तत्व या संसार का आवश्यक उपादान है वो मन या आत्मा है। मतलब जो आधारभूत तत्व है, विविध रूप हो सकते हैं आदर्शवाद के, लेकिन जो आधारभूत तत्व है वो क्या है, वो मन है या आत्मा है, तथा वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप का है, आध्यात्मिक स्वरूप का है। वास्तविक सत्य क्या होता है, वो मानसिक स्वरूप का है या आध्यात्मिक स्वरूप का है। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बताया, ये चीज आपको बताई। इसके बाद मैं और डिस्कशन करने जा रहा हूं। ना स्टूडेंट, नेक्स्ट है आदर्शवाद और शिक्षा। मतलब आदर्शवाद और शिक्षा में क्या मैंने बताया था, कुछ विचारक थे आदर्शवाद के, उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद को लाने का उनको श्रेय प्राप्त है। अब आदर्शवाद और शिक्षा, मतलब शिक्षा में आदर्शवाद जो अप्लाई हुआ, तो कुछ विचारक थे, उन्होंने किस तरीके से शिक्षा में आदर्शवाद को अप्लाई किया, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्लेटो, जिनसे शुरुआत मानी जाती है, ऐतिहासिक परंपरा आदर्शवाद की पढ़ी। तो प्लेटो ने कहा, शिक्षा वह प्रशिक्षण है जिसके द्वारा बालकों में उपयुक्त आदतों के माध्यम से सद्गुणों का विकास किया जाता है, जिससे बालक ये समझ पाता है कि कौन सी वस्तु घृणा करने योग्य है और कौन सी प्रेम करने योग्य है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शिक्षा देखिए बचपन से शुरू होती है। माँ पहली शिक्षिका मानी गई है, माता पिता पहले शिक्षक माने गए हैं बच्चे के। तो अगर ये शुरू से ही बीजारोपण किया जाए कि क्या प्लेटो ने क्या बोला है, शिक्षा व प्रशिक्षण, एक प्रशिक्षण दिया जाए, एक प्रशिक्षण ही तो होता है ना। शिक्षा वह प्रशिक्षण है जिसके द्वारा बालकों में उपयुक्त आदतों के माध्यम से, मतलब बालकों में ऐसी आदतें डलवाई जाएं जिससे उनके अंदर सद्गुणों का विकास हो, अच्छे गुणों का विकास हो, जिससे बालक ये समझ पाता है, जब बालक में सद्गुण विकसित हो जाएंगे। ये बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए बच्चा जो है अगर शुरू में जो है ठीक से उसको गाइडेंस मिल गया, अच्छी तरीके से समझ गया, तो वो ठीक ही रहता है, फिर गड़बड़ नहीं होता। अगर उसको ये बात पता चल गई कि कौन सी वस्तु घृणा करने योग्य है और कौन सी प्रेम करने योग्य है, तो उसकी आदतें नहीं बिगड़ती हैं। तो ये प्लेटो ने बताया था, ये आदर्शवाद का एक रूप है। फिर देखिए दूसरे अरस्तु जो एक विद्वान थे, उन्होंने क्या बताया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये भी एक आदर्शवादी परंपरा के जो थे विचारक थे, उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो आपके पॉजिटिव विचार रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे और आप जीवन में सफलता पाएंगे। फिर देखिए कांट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने भी आदर्शवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया। वो शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस जगत में आप सफल हो गए, आपने बढ़िया कर लिया, आपका परिवार अच्छा हो गया, आपको नौकरी मिल गई, आपके पास खूब पैसा आ गया, तो ऐसा नहीं है। इसी को सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति हो गई। आप बड़े बड़े टेक्निकल कोर्सेज कर गए, आप खूब अच्छा कमाते हैं, तो वही शिक्षा नहीं है, वरन मानवता के आदर्श समाज के लिए तैयारी ही शिक्षा है। शिक्षा की मूलभूत भावना क्या है, वो आदर्श ही है। मैंने बताया ना, शिक्षा का अंतिम सत्ता क्या होती है, आध्यात्मिक। ये आदर्शवाद मानता है। ऐसी आदर्शवाद की थ्योरी बता रहा हूं। अभी मैं बहुत सारे वाद बताऊंगा जिसमें प्रकृतिवाद भी है ना, यथार्थवाद भी है। देखिएगा विचारधाराएं सब अलग अलग होती हैं, लेकिन ये बेसिक विचारधारा है, प्राचीन विचारधारा है जिसके बारे में, और निश्चित रूप से शिक्षा को कहीं ना कहीं आज भी ये प्रभावित करती है। ये बात समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि शिक्षा तैयारी, इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति शिक्षा नहीं है, वरन मानवता के आदर्श समाज के लिए तैयारी ही शिक्षा है। मतलब मानवता अगर आपके अंदर है, आप आदर्श समाज का निर्माण करते हैं, आपके अंदर ह्यूमनिज्म है, तो वो आपको सच्ची शिक्षा मिली है। ठीक है ना। फिर देखिए आगे एक भारतीय विचारक हैं, ये भी आदर्शवादी विचारक रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। वो कहते हैं शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित देवी शक्ति को उन्होंने पूर्णता कहा है कि अभिव्यक्ति है। मतलब मनुष्य में, वो कहते थे मनुष्य अपने आप में पूर्ण है,
उसको सत्य का ज्ञान हमेशा हो जाता है। मैंने स्वामी विवेकानंद के दर्शन को पढ़ाया था, शिक्षा दर्शन की भी विवेचना की थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित देवी शक्ति पूर्णता की अभिव्यक्त है। मतलब एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ आदर्शवादी विचारकों का शिक्षा के बारे में क्या कहना है वो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट, नेक्स्ट है आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवाद और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। मैंने उस दिन बताया था पिछले वीडियो में कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव से निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आदर्शवाद और शिक्षा के, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए। नंबर 1 मैंने लिखा है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। व्यक्तित्व का उत्कर्ष, आदर्शवाद ये कहता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व जो है उत्कर्ष मतलब ऊंचा होना चाहिए। रस महोदय ने लिखा है, रस के एक विद्वान थे, उन्होंने लिखा है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना, व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, जिसका प्रमुख लक्षण है सार्वलौकिक मूल्यों से युक्त होना। देखिए, व्यक्तित्व जब अच्छा होगा तभी शिक्षा सार्थक होती है। व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखा पाएंगे, जीवन अच्छा कर पाएंगे, समाज को भी अच्छा दे पाएंगे। तो वही कहा है रस्क महोदय ने कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, जिसका प्रमुख लक्षण है सार्वलौकिक मूल्यों से युक्त होना। जो मूल्य होते हैं जीवन में, अच्छे मूल्य होते हैं, उनसे युक्त हो जाना ही व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य बताया। नंबर 2 है व्यक्तित्व के सामाजिक पहलुओं का अधिकतम विकास या आत्म प्रकाशन का अवसर देना। देखिए, 2 तरह के आपके पहलू होते हैं। एक आंतरिक पहलू होता है, शिक्षा करती है आंतरिक पहलू का विकास, जैसे आत्मानुभूति का विकास, है ना, कुछ सौंदर्यात्मक आंतरिक मूल्य होते हैं। तो आंतरिक का ही नहीं, सामाजिक मूल्यों का भी विकास शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब व्यक्ति और समाज में भी समरसता होनी चाहिए, सामाजिक, क्योंकि सामाजिक शिक्षा बहुत जरूरी होती है। और इसके लिए आत्म प्रकाशन, मतलब जो व्यक्ति सोचता है उसका आत्म प्रकाशन होगा, मतलब वो जब अपने को एक्सप्रेस करेगा तभी उसके सामाजिक मूल्य निकल के सामने आएंगे कि समाज के बारे में क्या सोचता है। सिर्फ अपने में ही ना रहे भाई, कुछ समाज से ऐसी सोच रखो कि समाज के साथ सामंजस्य भी तोड़। अब तुम्हारी ऐसी सोच हो गई, ऐसी आदर्शवादी सोच तुमने बना ली, आत्मानुभूति है, लेकिन समाज के साथ क्योंकि हमें समाज में रहना है, तो समाज के साथ सामंजस्य वाली सोच भी होनी चाहिए। इसके लिए आत्म प्रकाशन, मतलब जो सोचते हो उसको एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है। तीसरा है शाश्वत आदर्शों की प्राप्ति। जो शाश्वत आदर्श माने गए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम का अर्थ होता है ट्रुथ, सत्य। शिवम का मतलब होता है गुडनेस, अच्छाई। और सुंदरम का मतलब होता है ब्यूटी। ये आदर्शों की प्राप्ति करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को डेवलप करना चाहिए। चौथा है सांस्कृतिक उन्नति को प्राप्त करना। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो संस्कृति को आगे बढ़ाए, उसको प्रिजर्व करे और उसको आगे बढ़ाए, पीढ़ियों को हस्तांतरित करे। आदर्शवादी सोच को इस तरीके से प्रोपोगेट किया जाना चाहिए। 5वां है अनुसंधान एवं विवेक शक्ति का विकास। मतलब शिक्षा, आदर्शवादी ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति में विवेक शक्ति का विकास करे, जिससे अनुसंधान, उसके अंदर अनुसंधान की भी कैपेबिलिटी, शोध की भी कैपेबिलिटी हो कि वो सत्य को खोज पाए कि आखिर इस जीवन में सत्य क्या है। तो ऐसी शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए, व्यक्ति को दी जानी चाहिए। छठा है पवित्र जीवन को प्राप्त करना। शिक्षा का एक उद्देश्य यह है कि मनुष्य या बच्चे पवित्र जीवन की तरफ जाएं, अच्छे जीवन की तरफ जाएं, किसी भी निकृष्टता की तरफ ना जाएं। तो इस तरीके से मैंने आपको पाश्चात्य विचारधारा, जो बेसिक विचारधारा है, जहां शुरुआत हुई है, वो आदर्शवाद के बारे में मैंने आपको बताया। मैं रेगुलर इस पे आगे बढ़ूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।